हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का खबर इंडिया में। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज प्रयागराज के दौरे पर पीएम मोदी महिला समूहों के खाते में करेंगे 10 अरब रुपए ट्रांसफर। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं रहेंगी मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का केरल दौरा, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। गोवा दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जनसभाओं को करेंगे संबोधित, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। वाल्मीकि नगर में सीएम नीतीश कुमार करेंगे कैबिनेट की बैठक, बगहा को दिया जा सकता है राजस्व जिले का दर्जा, इको पार्क कौलेश्वर धाम जा सकते हैं सीएम नीतीश। देश में ओमिक्रॉन के 161 से ज्यादा मामले, दिल्ली में अब तक आ चुके हैं 32 केस, यूएस में नए वेरिएंट से पहली मौत। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग अगले महीने में यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। प्रदेश चुनाव की तैयारियों में बीजेपी कोई कमी नहीं रहना देना चाहती है। बीजेपी के स्टार नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए लगातार रैली और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी संगम नगरी पहुंच रहे हैं। प्रयागराज के परेड मैदान पर पीएम नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रम में पूरे प्रदेश की स्वयं सहायता समूह की 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं शिरकत करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं के लिए प्रयागराज में 50 से ज्यादा स्कूलों में रुकने की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री के किसी कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में महिलाएं पूरे प्रदेश भर से आ रही है। 75 जिलों से आ रही इन सभी महिलाओं की व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसके लिए 2 दिन पहले आए सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। हालांकि महिलाओं के रुकने का पूरा इंतजाम स्कूलों में ही किया गया है। वहीं पर महिलाएं आएंगी और कार्यक्रम खत्म होने के बाद स्कूल में लौटेंगी। इसके बाद वो अपने अपने जिलों के लिए रवाना हो जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का मंगलवार से 4 दिवसीय केरल दौरा है। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वो आज कन्नूर पहुंचेंगे, जहां से वो कासरगोड के केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए रवाना हो जाएंगे और कोची पहुंचेंगे। वहीं अगले दिन राष्ट्रपति कोची नौसेना अड्डे पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसके बाद वो वापस लौटेंगे। वहीं 23 तारीख को पणिकर फाउंडेशन के उद्घाटन के दौरान एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिनों के गोवा दौरे पर है। पार्टी की प्रवक्ता ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नड्डा दोपहर 2:30 बजे गोवा पहुंचेंगे। इस दौरान वो गोवा जिले में पार्टी के मडगांव कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि नड्डा गोवा में शिरोडा और क्यूपेम में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष उत्तरी गोवा के मापुसा में पार्टी के कार्यालय में बैठक करेंगे। बाद में नड्डा बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का एक रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे और पणजी में बीजेपी के प्रधान कार्यालय के पास एक संकल्प रथ को हरी झंडी भी दिखाएंगे। आपको बता दें कि गोवा में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। बैठक को देखते हुए न सिर्फ यहां तैयारियां की गई है, बल्कि कई तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल ने गश्त बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार की सुबह पटना से हवाई मार्ग से बेतिया के लिए निकलेंगे। यहां आने के बाद वो सड़क मार्ग से वाल्मीकि नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके पहले सोमवार को अधिकारियों ने कैंप पर तमाम जगहों की स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि कैबिनेट की बैठक दोपहर 1:30 बजे से वन विभाग के सभागार में होगी। बैठक में सामान्य प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, राजस्व, भूमि सुधार, वन एवं पर्यावरण समेत अन्य सभी विभागों के लिए अहम फैसले लिए जा सकते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार बचे हुए विधेयकों को जल्द से जल्द पास करवाना चाहती है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। इसी बीच आज यानी मंगलवार को मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान को रोकने से संबंधित चुनाव सुधार विधेयक 2021 को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि लोकसभा इस विधेयक को सोमवार को पारित कर चुकी है।
इसके अलावा बीजेपी ने मंगलवार को राज्यसभा में सरकार का समर्थन मजबूत करने के लिए अपने सदस्यों की अनिवार्य मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सोमवार को 3 लाइन का व्हिप जारी किया। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता इन दिनों रैलियां निकाल रहे हैं और जनता से चुनावी वादे भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 8वें चरण की विजय यात्रा मैनपुरी से शुरू करेंगे। आज समाजवादी पार्टी का विजय रथ मैनपुरी से एटा जाएगा। इस दौरान अखिलेश यादव कई जगहों पर जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी थी, एटा में अखिलेश सैनिक पड़ाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इससे पहले अखिलेश ने कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में समाजवादी विजय यात्रा निकाली थी। अयोध्या जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंची जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। भीड़ ने कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से खब्बू तिवारी की जेल से बाहर लाने की मांग की। इस दौरान खब्बू तिवारी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। जन विश्वास यात्रा लेकर चल रहे प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों से देश और प्रदेश की सेवा में लगे हुए हैं। सीएम योगी पिछले 5 सालों से अपने कार्यकाल में जनता का जो आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया है, उसके लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 7 वर्षों में जिस ढंग से देश की प्रदेश की सेवा की और आदरणीय योगी जी ने पिछले 5 वर्षों में अपने कार्यकाल में जनता का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, उसके लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, अपने लोगों से मिल रहे हैं, जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जनता चाहती है, एक बड़ी डिमांड थी लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे गांव आए, हमारी सड़क पर आए, हम उनका स्वागत करें। जनता की बेहद डिमांड के आधार पर, मांग के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें हाथों हाथ ले रही, आशीर्वाद दे रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने जो कानून का राज स्थापित हुआ है, इसे कंटिन्यू रखना है। दूसरा, वास्तव में गरीबों को मुख्य धारा में, गरीब को, आम आदमी को महसूस हो। हमारे प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत अपनाया था, यानी जो समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है, उसको महसूस हो कि सत्ता में उसकी भागीदारी है, उसकी सरकार है। उसको सुरक्षा देने के लिए, उसको हम मजबूती देने के लिए, उसको जीवन के हर मामले में आगे बढ़ाने के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य है। दिल्ली में डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक हुई। अच्छी बात यह है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के 5 सांसद मौजूद रहे, यानी बीजेपी के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी भी इसमें शामिल हुए। ये सभी सांसद डिलिमिटेशन कमीशन के एसोसिएट मेंबर्स की हैसियत से मीटिंग में शामिल होंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले जनसंख्या के लिहाज से सीटों को बैलेंस करने का काम करीब पूरा हो चुका है और आज इसे लेकर एक नया प्रपोजल भी दिया गया। डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक में जम्मू कश्मीर में 7 नई विधानसभा सीटें जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। अगर इस प्रपोजल को फाइनल रूप दिया जाता है तो जम्मू रीजन में मौजूदा 37 विधानसभा सीटों की बजाय 43 सीट हो जाएंगी। इसी तरह कश्मीर रीजन में विधानसभा की सीटें 46 से बढ़कर 47 हो जाएगी। डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी सीटों को नए सिरे से रिजर्व किया जाएगा। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में उन्होंने जो शक था वो उनका गलत नहीं था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का 6 दिन से कोई अता पता नहीं है। टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद में विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। वही विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है कि जब एसआईटी की जांच रिपोर्ट में साजिश की बात खुलकर सामने आ चुकी है तो फिर केंद्र सरकार अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा क्यों नहीं ले रही है। विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर टेनी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो सरकार उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है। इसी मुद्दे पर पिछले कई दिन से सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। वही आज टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष मार्च निकालने की तैयारी में है। उत्तर
प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियां पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है, जिसके चलते सोमवार को बिजनौर के चांदपुर में शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा सोमवार को मुजफ्फरनगर जनपद में पहुंची, जहां पर गंगा बैराज पर जनता की ओर से पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। इस यात्रा में मंत्री भूपेंद्र चौधरी, संजीव बालियान, धर्म सिंह सैनी के साथ साथ बीजेपी के विधायक और कई नेता भी शामिल रहे। इस दौरान एक सभा के माध्यम से नगर में जनता को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि मैं 2017 की यात्रा में भी शामिल था। आज 2017 जैसा उत्साह दिखाई दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने तो मन से बोलते हुए यहाँ की जनता को तो दंगे की याद तक दिला दी। ऐसे लोग यहाँ पर थे। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास भी किया और गुंडों पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया है। जिस प्रकार से जलवा कायम करने का काम किया है, जन जन के प्रति विश्वास कायम करने का काम किया है, सबका साथ, सबका विकास भी किया है और गुंडों पर बुलडोजर भी चलाने का काम किया है। ऐसे लोगों की गर्दन तोड़ने का काम किया है जो लगातार गुंडागर्दी करते थे, माफियागर्दी करते थे, डराने का काम करते थे, बेटियों की, बहनों की, माताओं की असमत टूटने का काम करते। मुझे फर्क भूला नहीं है कि यही बाईपास के क्षेत्र तक ही इसी मुजफ्फरनगर बाईपास पर तत्कालीन बसपा सरकार के पदाधिकारियों ने लड़की का सरेआम बलात्कार करके उसका अपहरण करके बलात्कार करा। ऐसे लोग यहाँ पर थे। 17 जैसा उत्साह आज लोगों में दिखाई दिया। मुझे नहीं लगता एक दिन में मुजफ्फरनगर जिले में इतने लोग जुटे होंगे जितने आज इस यात्रा में जुटे हैं। इससे स्पष्ट है कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहले जितनी सीटें आई थी उतनी ही सीटें आने की उम्मीद मुझे दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोटियाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए विपक्षी दलों को निमंत्रण भेजा है। मंगलवार को कोटियाल दिल्ली जाकर स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का भ्रमण उन्होंने किया। कोटियाल ने विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया कि हमारे साथ दिल्ली चलिए और देखिए कि कैसे केजरीवाल सरकार ने वहां के सरकारी स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं। आप काम करने वाली पार्टी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। कोटियाल ने जारी बयान में कहा कि 21 दिसंबर को वो दिल्ली जा रहे हैं, जहां विनोद नगर स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय में दौरा करेंगे। दोपहर को मोहल्ला क्लिनिक देखने भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनने के बाद कई अहम कार्य किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, फ्लाईओवर के निर्माण में एक मॉडल तैयार किया है। कोयला खदान को लेकर कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री आमने सामने हो चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के बीच कोयला खदान को मंजूरी देने को लेकर ठन गई है। छत्तीसगढ़ के पारसा ईस्ट और एक दूसरे कोल ब्लॉक को केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद भी बघेल सरकार अनुमति नहीं दे रही है। वहीं गहलोत ने अब सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर राजस्थान के कोल ब्लॉक को छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति दिलवाने में हस्तक्षेप करने की मांग की है। बता दें कि गहलोत ने नवंबर में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर कोयला माइंस को जल्द मंजूरी देने की अपील की थी। बघेल को चिट्ठी लिखने के महीने भर बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अब सोनिया गांधी तक मामला पहुंचाया गया है। गहलोत की चिट्ठी के बाद अब सोनिया गांधी के अगले एक्शन का अब इंतजार है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई। मतदान के बीच बीरगांव के वार्ड नंबर 12 में हंगामा हो गया। वोट करने पहुंचे महेश दास ने आरोप लगाया था कि जब वो मतदान करने गया तो उसे बताया गया कि उसका नाम सूची से हटा दिया गया है। इसके अलावा 3 और लोगों को ये कहकर लौटा दिया गया कि उन्होंने पहले ही वोट डाल दिया है। इसके बाद भीड़ ने मौके पर जमकर हंगामा काटा। वार्ड 11-12 रावा भाटा के बवाल में विधायक अजय चंद्राकर और नारायण चंदेल भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक ने यहां पर कहा कि कांग्रेस विधायक का बेटा पंकज शर्मा बूथ के अंदर गया, वह सीसीटीवी बंद करवाकर फर्जी मतदान करवाया और वहां से निकल गया। इसी बात को लेकर चंद्राकर, बीजेपी के कई और विधायक नारायण चंदेल के साथ वार्ड नंबर 11 के बूथ के बाहर पहुंच गए थे।
नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल सोमवार को चौथे दिन भी जारी रही। इसके चलते मरीजों का अब अस्पतालों में इलाज काफी मुश्किलों के साथ हो रहा है। स्थिति ये है कि सफदरजंग सहित राजधानी के तमाम बड़े अस्पतालों से मरीज छुट्टी लेकर जाने को मजबूर है। हालांकि दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की हड़ताल नहीं है, लेकिन यहाँ मरीजों को एडमिशन भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर भी विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। सोमवार को नई दिल्ली स्थित स्वास्थ्य मंत्रालय के ठीक सामने 8 घंटे तक डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। देर शाम तक जब डॉक्टरों ने प्रदर्शन खत्म नहीं किया तो दिल्ली पुलिस उन्हें वहां से हटाने लगी। जानकारी के अनुसार सफदरजंग अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के 5 अस्पताल और जीटीबी सहित कई अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। मरीजों को ओपीडी के अलावा इमरजेंसी आदि में इलाज नहीं मिल पा रहा है। देश और दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 161 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में अब तक 32 कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी बीच दुनिया भर के कई देशों में अब इस वेरिएंट के मामले बढ़ने लगे हैं। इसी बीच डेनमार्क में भी कोरोना वेरिएंट के मामलों में इजाफा देखने को मिला है। कोरोना के इस वेरिएंट के मामले डबल हुए हैं। इसी को देखते हुए डेनमार्क के स्टेट सीरम इंस्टीट्यूट ने ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर चेतावनी दी है। वैज्ञानिकों ने कहा कि नए मामलों की अभी केवल शुरुआत ही है। राजस्थान में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 14 नए केस मिले हैं। सबसे ज्यादा 6 मरीज जयपुर में मिले हैं। पूरे राज्य में मंगलवार को कोरोना से 45 मरीज रिकवर हुए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 210 पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज जयपुर में 83 मरीज मिले हैं। वहीं मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट राजस्थान की रिपोर्ट अगर देखें तो मंगलवार को जयपुर के अलावा पाली, अजमेर में 2-2, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और गंगानगर में 1-1 केस मिला है। वहीं मंगलवार को जयपुर में जो 6 केस मिले हैं उसमें से 5 केस एक ही परिवार के हैं, जो जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के निवासी है। उस परिवार में 2 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों की स्थिति सामान्य है और हल्के लक्षण हैं। आपको बता दें कि जयपुर में राहत की बात यहाँ पर यह है कि जयपुर में मंगलवार को 18 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इससे जयपुर में एक्टिव केस की संख्या कम होकर अब 83 ही रह गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा 25 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। देश में ये पहला ऐसा टोल प्लाजा होगा जो पूरी तरह कैशलेस है, यानी बूथों पर कोई कर्मचारी नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं हुआ या बैलेंस कम हुआ तो गाड़ी निकल नहीं पाएगी। इस टोल प्लाजा पर हर एक लेन में कैबिन तो बने होंगे, लेकिन उनमें कोई कर्मचारी नहीं होगा। फास्टैग के जरिए पैसा कटने के बाद ही गाड़ी बूम को जंप कर पाएगी। अगर किसी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या बैलेंस कम है तो उसके लिए भी टोल प्लाजा पर सुविधाएं हैं। प्लाजा से 100 मीटर पहले कई निजी कंपनियों के स्टॉल है। बता दें कि यहाँ जाकर फास्टैग लगवा सकते हैं और रिचार्ज भी करवा सकते हैं। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों का असर अब कच्चे तेल पर भी देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है, जिसके बाद मंगलवार को WTI क्रूड फ्री कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। WTI क्रूड का दाम 3.71% टूटकर $68.23 प्रति बैरल पर आ गया है। हालांकि ब्रेंट क्रूड के दाम में हल्की तेजी आई है। इसकी कीमत 0.71% बढ़कर $72.03 प्रति बैरल हो गई है। पेट्रोल और डीजल के रेट के लिहाज से हफ्ते का दूसरा दिन मंगलवार का राहत भरा रहा। 21 दिसंबर को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया, ना ही रेट घटाए गए और ना ही बढ़ाए गए हैं। मंगलवार को लगातार 20वां दिन है जब रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में भी पड़ने लगा है। उत्तराखंड से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का पहला जिला बिजनौर, जिसमें सर्दी का सितम अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोग ठंड से बेहाल है। हाथ कपा देने वाली ठंड में लोगों का बुरा हाल हो चुका है। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए दिन भर भीख मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूर है। इनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं होती है कि अपने परिवार को महंगाई के इस दौर में गर्म कपड़े दिला सके। वही है कि 2 दिन से लकड़ी जलनी शुरू हुई है। यहाँ पे ठंड बहुत है कि रहने के लिए
तारीख में से होता है कहीं भी मतलब कोई धर्मशाला वगैरह हो, कहीं नहीं कुछ भी। ये है कि रात भर रहते रहते हैं, वहाँ रहते हैं, ये सही है। में रह रहे हैं और हमें कुछ सुविधा नहीं मिल रही है रहने के लिए। हमारी झुग्गी झोपड़ी है और क्या नाम हम रोजी रोजगार करके अपना 2 पैसे कमा के अपना। मेरा नाम बंजारा है साहब और हम कई सालों से सड़कों पर रह रहे हैं। हमारी पीढ़ी भी गुजर गई यहाँ मतलब सड़कों पर। कोई हमें रहन बसेरा भी नहीं मिला। जैसे मुसाफिर है, जैसे भाई मुरादाबाद जाने वाला है और ठंडी में भाई आग तापने वाला भी है, थोड़ा बहुत उन्हें सहारा दो भाई, लकड़ी दो और वो हर चौराहे पर लकड़ी जलाओ। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस काफी सख्त दिखाई दे रही है। पुलिस प्रशासन की ओर से युवाओं को नशे के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं पुलिस विभाग की ओर से नशा तस्करों को पकड़ने की मुहिम भी जारी है। इसी कड़ी में टोहाना की पुलिस प्रशासन ने एक व्यक्ति को 30 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिस व्यक्ति से आरोपी हेरोइन लेकर आया था उससे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। शाम को हमारी सीआईए टोहाना की टीम एएसआई ओम प्रकाश के नेतृत्व में गाँव ननेड़ी से जो चिम्मो रोड जाता है, वो चिम्मो की तरफ जो है उधर से एक आदमी उनको, जब वो ननेड़ी के क्षेत्र में थे पेट्रोलिंग पे, तो चिम्मो गांव की तरफ से एक आता दिखाई दिया, जिसको संदेह होने पर नियमानुसार जो है वो काबू किया। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम चरणजीत बताया, जिसकी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी ली गई। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र के गांव चांदपुर पुठी में सतीश पुत्र कुर्रा निवासी गांव किसौला ने अपनी बेटी कोमल की शादी करीब 5 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के अनुसार की थी, लेकिन पति त्रिवेंद्र समेत परिवार के लोग उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे। लेकिन विवाहिता के परिवार के लोगों के समझाने बुझाने के बावजूद भी ससुराल पक्ष के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। इसके बाद विवाहिता को ससुराल वालों ने आग के हवाले कर दिया। इसकी सूचना विवाहिता ने खुद स्थानीय पुलिस को फोन करके दी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उन्हें जेल में भेज दिया है। पति समेत कई आरोपी फरार है। इसके बाद पुलिस ने देर रात कोर्ट के आदेशों पर कुर्की करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया। अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और खाना पकाने के तेल की खुदरा कीमतों को कम करने की कोशिशों के तहत सोमवार को रिफाइंड पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क को 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया। संशोधित मूल सीमा शुल्क मार्च 2022 के अंत तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने सोमवार को कहा कि व्यापारियों को दिसंबर 2022 तक बिना लाइसेंस के रिफाइंड पाम तेल के आयात की अनुमति दी जाएगी। इस कदम का मकसद घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना और खाना पकाने में उपयोग होने वाला तेल की कीमतों में कमी लाना है। वहीं बाजार नियामक ने कच्चे पाम तेल और कुछ अन्य कृषि वस्तुओं के नए डेरिवेटिव अनुबंधों के लॉन्च पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये सभी उपाय ऐसे समय में किए गए हैं जब महंगाई चरम पर है। इससे पहले सरकार ने खाद्य तेलों के दाम में तेजी को देखते हुए जून में 31 दिसंबर 2021 तक के लिए रिफाइंड पाम तेल के आयात पर से पाबंदी हटा दी थी। आगरा के थाना इरादत नगर में सोमवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। बाइक और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। आपको बता दें कि भिड़ंत के बाद बाइक ट्रक में फंस गई। बाइक करीब 500 मीटर तक ट्रक के साथ घिसटती चली गई। वहीं इस हादसे में बाइक सवार युवक और उसकी 3 साल की बेटी की मौत हो गई। वहीं पत्नी हादसे में सकुशल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।